आज हम एक बड़ी दिलचस्प चीज़ समझने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे हमारा ध्यान मतलब हमारी तवज्जो धीरे धीरे एक ऐसी चीज़ बन गई जिसे खरीदा और बेचा जा सकता है। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ विज्ञापन की कहानी नहीं है। नहीं। नहीं, ये समझने की बात है कि कैसे तकनीक ने, व्यापार ने, यहाँ तक कि सरकारों ने भी हमारे सोचने समझने के तरीकों पर असर डालने के लिए इसी ध्यान का इस्तेमाल किया है। अच्छा, तो ये ध्यान एक तरह की वस्तु बन गया जिसकी कीमत कोई और चुका रहा है। हाँ बिल्कुल, पाठक नहीं, विज्ञापनदाता। ये सब शुरू हुआ, आप कह सकती हैं, अखबारों से। हाँ, मैंने भी पढ़ा था वो 19वीं सदी के अखबार बेंजामिन डे और न्यूयॉर्क सन। सुना है वो तो अखबार मतलब घाटे में बेचते थे। हाँ हाँ, उनका मॉडल ही यही था, अखबार सस्ता दो ताकि ज्यादा लोग खरीदें और फिर उन सारे पाठकों का ध्यान विज्ञापन वालों को बेच दो, पैसा वहां से कमाओ। बिल्कुल, सनसनीखेज खबरें, अपराध, आत्महत्या, यहाँ तक कि चांद पर जीवन की झूठी खबर छाप दी, बस किसी तरह लोगों का ध्यान खींचा जाए। होड़ शुरू हो गई थी ध्यान खींचने की। और फिर ये ध्यान सड़कों पर भी आ गया। पेरिस के वो पोस्टर 1860s के। हाँ हाँ, जूल्स शेरे जैसे लोग, उन्होंने लिथोग्राफी, वो पत्थर पे छपाई की रंगीन तकनीक, उसका इस्तेमाल किया। अच्छा। चमकीले रंग, सुंदर औरतें, भागती हुई चीजों का एहसास, ये सब राह चलते लोगों का ध्यान खींचने के लिए था। एक तरह से कह सकते हैं ये पहले पब्लिक स्क्रीन्स थे। मतलब लोगों के खाली वक्त का फायदा उठाना। बिल्कुल, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। लेकिन हुआ ये कि पूरा शहर पोस्टरों से पट गया और लोगों ने इसका विरोध भी किया। विजुअल पोल्यूशन कहा उसे। शायद ध्यान पर पहला हमला था ये। इस ध्यान खींचने की दौड़ का एक काला पहलू भी था ना, वो 20वीं सदी की शुरुआत में पेटेंट मेडिसिन। हाँ बिल्कुल, क्लॉड हॉपकिंस जैसे लोग कमाल के विज्ञापन बनाते थे, लेकिन किस चीज के? स्नेक ऑयल जैसी बेकार चीजों को चमत्कारी इलाज बताकर बेच दिया। बाप रे, कैसे? अरे वही तरीके, चौंकाने वाली तस्वीरें, बड़े बड़े झूठे वादे, कोई गुप्त सामग्री का दावा, मुफ्त सैंपल। इसने विज्ञापन की ताकत तो दिखा दी, पर धोखाधड़ी इतनी हुई कि जनता का भरोसा टूट गया। अच्छा। तभी तो 1906 में अमेरिका में वो फूड एंड ड्रग्स एक्ट लाना पड़ा। मतलब भरोसे का ये खेल पुराना है। और फिर सरकारों ने भी इस ताकत को पहचाना। पहले विश्व युद्ध के समय हाँ, जाहिर है। ब्रिटेन में लॉर्ड किचनर का वो मशहूर पोस्टर था ना, योर कंट्री नीड्स यू। हाँ। या अमेरिका में जॉर्ज क्रील की कमिटी, ये सब सरकारी प्रोपेगेंडा ही तो था। विज्ञापन की तकनीकों का इस्तेमाल किया लोगों को सेना में भर्ती करने या युद्ध का समर्थन दिलाने के लिए। इसका असर तो गहरा हुआ होगा। बहुत। एक तो सरकारों को पता चला कि वो जनता की सोच बदल सकती है, लेकिन दूसरी तरफ वॉल्टर लिपमैन जैसे लोगों को चिंता हुई, सहमति गढ़ने का खतरा दिखा उन्हें, मतलब मीडिया से राय बनाना। और कुछ लोगों ने इसे व्यापार में इस्तेमाल किया होगा, एडवर्ड बर्नेस जैसे। बिल्कुल। वहीं से 1920 के दशक में विज्ञापन की दुनिया बदली, बड़ी एजेंसियां आ गईं, वैज्ञानिक विज्ञापन का दावा होने लगा। वैज्ञानिक विज्ञापन मतलब अब सिर्फ चीजें नहीं बेच रहे थे, जरूरतें पैदा कर रहे थे। जैसे ये बताना कि संतरे का रस बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, या फिर लिस्ट्रीन से हेलिटोसिस मतलब सांस की बदबू का डर पैदा करना। अच्छा। और ब्रांडिंग जैसे कैडिलैक। हाँ, ब्रांडिंग। और महिलाओं को खासतौर पे टारगेट करना, जैसे वुडबरी सोप या लकी स्ट्राइक सिगरेट, वो टॉर्चेस ऑफ फ्रीडम वाला अभियान। विज्ञापन अब लोगों की इच्छाओं और असुरक्षाओं से खेल रहा था, उपभोक्ता संस्कृति को हवा दे रहा था। ये सब तो ठीक है, पर ये सब घर के बाहर था, अखबार, पोस्टर। घर के अंदर ये ध्यान खींचने की जंग कैसे पहुंची? वो हुआ रेडियो से। एमोस एंड एंडी जैसा शो याद है, कितना पॉपुलर था? हाँ, सुना है उसके बारे में। उसने मनोरंजन और विज्ञापन को मिला दिया, और पहली बार विज्ञापन लोगों के लिविंग रूम में घुस गया। यहीं से प्राइम टाइम का कॉन्सेप्ट आया। अच्छा, प्राइम टाइम। हाँ, जब लाखों लोग एक ही टाइम पर एक ही प्रोग्राम सुन रहे होते थे, और साथ में विज्ञापन भी। इसने विज्ञापन का दायरा तो बढ़ाया ही, एक तरह का साझा राष्ट्रीय अनुभव भी बनाया, और लोगों को विज्ञापन सुनने की आदत पड़ गई। और फिर आया टेलीविजन, उसने तो शायद सब कुछ ही बदल दिया होगा। उसकी पकड़ तो जबरदस्त थी। बिल्कुल। 1950s में टीवी आया तो लोग बस चिपक कर देखते थे, अक्सर अंधेरे कमरों में, पूरा ध्यान लगाकर। हाँ। फिर वो क्विज शो आए, द $64,000 क्वेश्चन 21, बहुत चले, लेकिन फिर पता चला कि वो तो फिक्स थे। ओह, स्कैंडल हुआ होगा। बहुत बड़ा। इसी दौर में नील्सन रेटिंग्स का दबदबा बढ़ा, मतलब रेटिंग तय करती थी कि कौन सा शो चलेगा। दर्शकों का ध्यान ही कंटेंट बन गया। क्विज शो स्कैंडल ने फिर जनता का भरोसा तोड़ा, पर विज्ञापन वाले कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने टीवी की ताकत पहचान ली थी। एनासिन, मार्लबोरो मैन, सब टीवी पर छा गए। लेकिन क्या इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठी? 60s के दशक में वो काउंटर कल्चर,
हाँ, उपी थी। टिमोथी लीरी का वो नारा था, टर्न ऑन, ट्यून इन, ड्रॉप आउट, या हर्बर्ट मार्क्यूस का ग्रेट रिफ्यूजल। ये सब मीडिया और उपभोक्तावाद के खिलाफ एक तरह का विद्रोह था। तो इसका कुछ असर हुआ, पर मजेदार तरीके से। विज्ञापन इंडस्ट्री ने इस विद्रोह को ही अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया। क्या मतलब? वो पेप्सी जनरेशन जैसे विज्ञापन याद हैं? उन्होंने विद्रोह, आजादी, अपनी पहचान बनाने की चाहत, इन सबको प्रोडक्ट से जोड़ दिया। अब विज्ञापन सामान नहीं, लाइफस्टाइल बेच रहा था। कमाल है। और फिर ध्यान को और बारीकी से पकड़ने के तरीके आए, लोगों को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटना। सही कहा। जियो डेमोग्राफी का इस्तेमाल होने लगा, जैसे प्रिज्म सिस्टम। लोगों को उनके रहने की जगह, कमाई, लाइफस्टाइल के हिसाब से बांटना। अच्छा। केबल टीवी ने इसे और आसान बना दिया। अब एमटीवी था युवाओं के लिए, फॉक्स न्यूज एक अलग ग्रुप के लिए। मीडिया और विज्ञापन अब खास समूहों को टारगेट करने लगे थे। और इसी वक्त रिमोट कंट्रोल भी आया। उसने तो दर्शकों को ज्यादा कंट्रोल दिया होगा, है ना? यही तो मजेदार विरोधाभास है। लगता तो है कि कंट्रोल मिला, पर हुआ क्या? ध्यान और ज्यादा बट गया। कैसे? लोग एक चैनल पर टिकते ही नहीं थे, लगातार चैनल बदलते रहते थे। चैनल सर्फिंग जिसे कहते हैं। ध्यान खींचना और उसे बनाए रखना, ये खेल अब और भी पेचीदा हो गया था, ज्यादा तेज। तो ये सवाल मन में आता है कि आज के डिजिटल युग में जहां ध्यान शायद पहले से कहीं ज्यादा बटा हुआ है और हर पल कोई ना कोई ऐप, कोई नोटिफिकेशन हमारी तवज्जो खींचना चाहता है, क्या हम बस ध्यान खींचने के इन्हीं पुराने हथकंडों के नए और शायद ज्यादा चालाक रूपों के शिकार हो रहे हैं? ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। पिछले माध्यमों से हटकर अब देखते हैं कि ये पर्सनल कंप्यूटर और शुरुआती इंटरनेट, इन्होंने कैसे लोगों का ध्यान खींचना शुरू किया। ये दिलचस्प है कि शुरू में किसी को ठीक से पता भी नहीं था कि कंप्यूटर का क्या होगा, लेकिन धीरे धीरे इसने अपने तरीके निकाल ही लिए। आज हम इसी पर थोड़ी बात करेंगे कि कैसे ईमेल, वीडियो गेम्स, फिर वो शुरुआती ऑनलाइन सेवाएं और हाँ, टीवी का एक बिल्कुल नया फॉर्मेट, इन सब ने मिलकर हमारे ध्यान देने के तरीके को कैसे बदला। शुरुआत करते हैं ईमेल से। मतलब ये कोई बहुत बड़ी प्लानिंग तो थी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो रे टॉमलिंसन एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, उनका एक छोटा सा आइडिया था। हाँ, जिससे वो आरपानेट मतलब शुरुआती इंटरनेट लोगों के लिए थोड़ा सा क्या कहते हैं, काम का बन जाए। हाँ, उन्होंने बस फाइल भेजने वाले प्रोग्राम में थोड़ा बदलाव किया और संदेश भेजने का तरीका बन गया। और कमाल की बात यह है कि ये छोटा सा बदलाव बहुत तेजी से फैल गया। बहुत तेजी से। सोचिए, 1973 तक नेटवर्क का 75% ट्रैफिक ईमेल का था। 75%। इसमें तो इंटरनेट का मतलब ही बदल दिया, सिर्फ मशीनों का नेटवर्क नहीं रहा। बिल्कुल, ये लोगों को जोड़ने का जरिया बन गया। और वो ऐट सिंबल भी, वो तो बस एक आसान तरीका था कि भाई रिमोट कंप्यूटर से मेल आया है, ये पता चल जाए। पर सवाल ये है कि लोग इसके इतने आदी कैसे हो गए? मतलब सिर्फ संदेश ही तो भेज रहे थे। हाँ, यहीं पर वो मनोविज्ञान वाला पहलू आता है। जैसे वो स्टीफन लुकासिक थे, शायद पहले ईमेल एडिक्ट कह सकते हैं उनको, अपना भारी सा टर्मिनल लेकर घूमते थे ताकि कहीं भी ईमेल चेक कर सके। हाँ, और ये आदत क्यों बनी? वो बीएफ स्किनर का सिद्धांत है ना, ऑपरेंट कंडीशनिंग। अच्छा। मतलब हर ईमेल काम का नहीं होता, कभी कभी फालतू मेल भी आते हैं, पर कभी कभी कोई जरूरी या खुशी देने वाला मेल आ जाता है। तो ये जो पक्का नहीं है कि इनाम कब मिलेगा, यही चीज मतलब वेरिएबल रीइंफोर्समेंट हमें बार बार ईमेल चेक करने पर मजबूर करती है। जैसे कोई स्लॉट मशीन खेल रहा हो या मछली पकड़ रहा हो। बिल्कुल वैसे ही। और हाँ, इसी चक्कर में वो पहला स्पैम भी आ गया था। गैरी थ्वेर्क ने भेजा था, है ना, अपनी कंपनी के प्रोडक्ट बेचने के लिए। हाँ, 1978 में। विरोध तो हुआ उसका, पेंटागन ने भी कहा कि ये नियमों के खिलाफ है। लेकिन ये एक इशारा था कि भाई ध्यान खींचने के इस नए मैदान का कमर्शियल इस्तेमाल तो होकर रहेगा। सही बात है। ईमेल ने अनजाने में इंटरनेट को एक सोशल जगह बना दिया था। हाँ। लेकिन कंप्यूटर सिर्फ काम के लिए नहीं थे, मनोरंजन भी आ रहा था स्क्रीन पर। हाँ, राल्फ बाया जैसे इंजीनियर सोच रहे थे कि टीवी स्क्रीन पर सिर्फ चैनल क्यों देखें, गेम्स क्यों ना खेलें। और उसी से फिर वो मैग्नावॉक्स ओडीसी जैसे शुरुआती होम कंसोल बने। हाँ, लेकिन असली धूम तो आर्केड गेम्स ने मचाई पोंग के बाद। स्पेस इन्वेडर्स 1978 में, तोमोहिरो निशिकाडो का गेम। हाँ, वो तो रातों रात सनसनी बन गया। कहते हैं जापान में सिक्के कम पड़ गए थे। लोग घंटों खेलते थे। ऐसा क्या था इन गेम्स में, कितनी लत लग जाती थी? वही ऑपरेंट कंडीशनिंग इस्तेमाल करते थे। अच्छा। चुनौती मुश्किल होती थी, लेकिन कभी कभी जीत मिल जाती थी। बस यही चीज खिलाड़ियों को बांधे रखती थी। वो फ्लो स्टेट वाली बात भी है। हाँ हाँ, सुना है। मतलब जब आप खेल में पूरी तरह खो जाते हैं। बिल्कुल, समय का पता ही नहीं चलता।
स्पेस इन्वेडर्स तो इतना चला कि एक टाइम पर अमेरिका का सबसे ज्यादा कमाई करने वाला एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट था, स्टार वॉर्स से भी ज्यादा। क्या बात है। और फिर पैकमैन आया, वो थोड़ा अलग था शायद। हाँ, वो लड़कियों और कपल्स को ध्यान में रखकर बनाया गया था। खाने वाला गेम, वो भूतिया किरदार, ब्लिंकी, पिंकी, इंकी, क्लाइड, वो भी सुपर हिट हुआ। और इन्हीं आर्केड गेम्स की सफलता ने अटारी 2600 जैसे होम कंसोल को हिट कराया। अब स्पेस इन्वेडर्स घर पर खेल सकते थे। तो वीडियो गेम्स ने कंप्यूटर को घरों में मनोरंजन का एक बड़ा साधन बना दिया। बिल्कुल, उन्होंने दिखा दिया कि स्क्रीन पर इंटरैक्टिव मनोरंजन लोगों का ध्यान खींचने का पक्का तरीका है। फिर 90s में आए कंप्यूसर्व, प्रोडिजी और AOL। ये कंपनियां लोगों को टीवी से हटाकर कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ने की कोशिश कर रही थीं। हाँ, और ये मुश्किल काम था। कंप्यूटर उस वक्त थोड़े जटिल होते थे। प्रोडिजी ने कंटेंट और विज्ञापन पे जोर दिया, पर AOL ने स्टीव केस के अंडर एक अलग रास्ता चुना। हाँ, AOL ने लोगों को आपस में जुड़ने और मनोरंजन करने के साधन दिए। ईमेल और खासकर चैट रूम्स वो तो बहुत पॉपुलर हुए थे, खासकर वो प्राइवेट रूम्स। हाँ, जहां कोई भी गुमनाम रहकर किसी भी अजनबी से बात कर सकता था। हर तरह की बातें होती थीं, जिसमें वो वर्चुअल सेक्स जैसी चीजें भी शामिल थीं, जो उस समय के हिसाब से काफी सनसनीखेज थीं। अच्छा। इसने AOL को एक रोमांचक, थोड़ी अवैध सी छवि दी, जिसने यूजर्स को खींचा। ये दिखाता है कि सामाजिक जुड़ाव कितना पावरफुल है ध्यान खींचने के लिए। और AOL ने ईमेल की लत का भी फायदा उठाया। वो आवाज याद है, You've got mail। हाँ, और उनकी मार्केटिंग भी जबरदस्त थी। लाखों मुफ्त फ्लॉपी डिस्क और CD बांट दी। और जब प्रोडिजी ने ईमेल इस्तेमाल करने पर पैसे लेने शुरू कर दिए और चैट रूम्स को सेंसर किया, तब AOL और आगे निकल गया। बिल्कुल। बाद में खैर बॉब पिटमैन और मायर बर्लो के आने के बाद AOL में विज्ञापन से पैसा बनाने पर बहुत जोर दिया। वो वॉल्ड गार्डन वाली रणनीति। हाँ, मतलब कंपनियों को AOL पर खास जगह पाने के लिए मोटी रकम देनी पड़ती थी। .com बबल के टाइम तो उन्होंने नई कंपनियों से बहुत ज्यादा पैसे वसूले, कभी कभी थोड़े गलत तरीकों से भी। अंदरूनी तौर पर उसे प्रोजेक्ट कॉन्फिडेंस कहते थे। ये मॉडल चला नहीं आखिर में, पर AOL ने ये दिखा दिया कि ऑनलाइन दुनिया में लोगों का ध्यान खींचना है तो सबसे पक्का तरीका है सोशल होना, मतलब आपसी जुड़ाव। और अब बात करते हैं टीवी की। 80 का दशक के आखिर में MTV सिर्फ म्यूजिक वीडियो से आगे कुछ करना चाहता था। हाँ, उन्हें डर था कि लोग वीडियो देख देख कर ऊब जाएंगे, तो नए फॉर्मेट खोज रहे थे। और उनकी नजर पड़ी 1973 के एक पुराने PBS शो पर, एन अमेरिकन फैमिली। हाँ, जिसमें एक असली परिवार की जिंदगी दिखाई थी और उसमें काफी ड्रामा था। बेटा गे निकलता है, माँ बाप का तलाक हो जाता है। इसी से आइडिया लेकर प्रोड्यूसर बुनेमोर मुर्रे ने बनाया द रियल वर्ल्ड। 7 अजनबी एक घर में और उनकी जिंदगी को शूट किया जा रहा है। उसे डॉक्यूमेंट्री सोप कहा गया। खर्चा कम था क्योंकि जो लोग शो में थे उन्हें पैसे नहीं मिल रहे थे। उन्हें मिल रही थी शोहरत, लोगों का ध्यान, अटेंशन। और शो हिट हो गया। धीरे धीरे बनाने वालों ने सीखा कि ड्रामा बढ़ाने के लिए थोड़े अजीब या मुश्किल किरदारों को लेना पड़ता है। हाँ, दूसरे सीजन में तो किसी को निकालना भी पड़ा था घर से। वहीं से रियलिटी टीवी का वो घर से बाहर निकालने वाला ट्रेंड शुरू हुआ। फिर सर्वाइवर जैसे शो आए, जिसमें डॉक्यूमेंट्री स्टाइल के साथ गेम शो मिला दिया। कंटेस्टेंट एक दूसरे से मुकाबला करते, हर हफ्ते कोई बाहर होता। और वो प्राइम टाइम पर सुपर डुपर हिट हुए। तो रियलिटी टीवी ने आम लोगों को फेमस होने का एक नया रास्ता दे दिया। हाँ, शो सस्ते थे, दर्शक खूब खींचते थे, तो टीवी पर इनकी बाढ़ आ गई। इसने शोहरत की परिभाषा ही बदल दी। अब कोई भी फेमस हो सकता था, बस अपनी जिंदगी जीकर। द अप्रेंटिस, कीपिंग अप विद द कार्डाशियंस, इन्होंने तो इस मॉडल को बिल्कुल नए लेवल पर पहुंचा दिया। बिल्कुल, कार्डाशियन परिवार ने तो दिखा दिया कि कैसे इस तरह की शोहरत से लगातार पैसा कमाया जा सकता है। प्रोडक्ट एंडोर्समेंट से लेकर मोबाइल गेम तक पूरा का पूरा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि पिछले कुछ कह सकते हैं दशकों में ये जो सूचना और मनोरंजन हम तक पहुंचता है, इसका तरीका कितना मतलब पूरी तरह बदल गया है। बिल्कुल, सोचे ना 2000 के आसपास वो टाइम टीवी का जोर था जबरदस्त, लेकिन इंटरनेट भी मतलब अपनी जगह बना रहा था। हाँ, एक उम्मीद सी थी शायद। हाँ, एक उम्मीद जगी थी कि भाई ये नया माध्यम है, आम लोगों को आवाज देगा, वो अपनी चीजें बना सकेंगे, शेयर कर सकेंगे। लेकिन तभी माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियां भी कूद पड़ी इसमें। जी, अरबों डॉलर लगा दिए उन्होंने। सोचा कि इंटरनेट और टीवी को वो मिला देंगे। पर वो सोच चली क्यों नहीं, मतलब क्या गलत हुआ?
शायद उन्होंने इंटरनेट को बस एक और टीवी चैनल जैसा समझ लिया। उसकी जो अपनी ताकत थी इंटरैक्टिव वाली, उसे नहीं पहचाना। मतलब सिर्फ कंटेंट देखने की जगह नहीं थी वो? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो देने की, जुड़ने की भी जगह थी। उनकी शुरुआती कोशिशें ये बात पकड़ नहीं पाई। और तभी गूगल आया, जानकारी खोजने का एक बिल्कुल नया तरीका लेकर। हाँ, सर्च का तरीका। लेकिन फिर सवाल था कि भी पैसा कैसे कमाया जाए? विज्ञापन। हाँ, क्योंकि विज्ञापन को लेकर उनके मन में थोड़ी हिचक थी, है ना? जी बिल्कुल। उस वक्त कुछ कंपनियां थीं जो पैसे लेकर सर्च रिजल्ट्स में ऊपर दिखाती थी। अच्छा। और वो गूगल वालों को मतलब सही नहीं लगता था। उन्हें लगा कि इससे ईमानदारी पर असर पड़ेगा, नतीजों की निष्पक्षता बिगड़ेगी। तो उन्होंने क्या किया? एडवर्ड्स? हाँ, एडवर्ड्स का रास्ता निकाला। मतलब ऐसे विज्ञापन जो सर्च से मिलते जुलते हों, परेशान ना करें और शायद काम के भी हों। अच्छा, सिर्फ टेक्स्ट वाले? हाँ, शुरू में सिर्फ टेक्स्ट। और उनकी रैंकिंग इस पर थी कि लोग कितना क्लिक करते हैं उन पर। और ये मॉडल तो जबरदस्त हिट हुआ। हाँ, इतना कामयाब कि गूगल दुनिया की सबसे बड़ी विज्ञापन कंपनी बन गई। और मजे की बात यह कि हमें ज्यादा महसूस भी नहीं हुआ कि हम लगातार विज्ञापन देख रहे हैं। उन्होंने हमारी अटेंशन ली, हमारा ध्यान खींचा और उसे बेचा। यही है वो अटेंशन इकोनॉमी का असास। इसी दौर में ब्लॉगिंग भी तो शुरू हुई थी, जैसे वो मैग हौरी खान का जिक्र आता है। बिल्कुल। लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी, अपने विचार सब लिख रहे थे। कोई तकनीक पर, कोई राजनीति पर, बिना किसी बड़ी मीडिया हाउस के, आम लोगों की अपनी आवाज। सही कहा। ये वो यूजर जनरेटेड कंटेंट की एकदम शुरुआती लहर थी। विकिपीडिया, यूट्यूब, ये सब भी उसी सोच से निकले कि लोग खुद बनाएंगे, खुद शेयर करेंगे। हाँ, लगा कि वेब सच में सबके लिए खुला मंच बन रहा है, डेमोक्रेटिक हो रहा है। पर फिर चीजें थोड़ी बदली। जैसे जोना पेरेटी का नाम आपको पता है, जिन्होंने समझा कि इंटरनेट पर चीजें फैलती कैसे हैं, मतलब वायरल कैसे होती हैं। हाँ, हफिंगटन पोस्ट जैसी साइट्स। उन्होंने क्या किया? सनसनीखेज हेडलाइन, तस्वीरें, ध्यान खींचने के लिए, जिसे बाद में क्लिकबेट कहा गया। बिल्कुल, पेरिस हिल्टन जैसे गॉसिप ब्लॉग्स भी उसी दौर में थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि वो जो शौकिया ब्लॉगिंग थी वो थोड़ी पीछे हटने लगी। और ये क्लिक पर फोकस करने वाली पेशेवर साइट्स हावी हो गईं। जी। और फिर आया सोशल नेटवर्किंग का दौर, फेसबुक। हाँ, फेसबुक तो बहुत ही बड़ा बदलाव था। वो इतना क्यों चला? माई स्पेस वगैरह तो पहले भी थे। फेसबुक इसलिए चला क्योंकि वो असली जिंदगी के रिश्तों पर आधारित था, दोस्त, परिवार। अच्छा। और इसका इंटरफेस भी मतलब ज्यादा साफ सुथरा था। इसने हमें अपनी एक ऑनलाइन पहचान बनाने का मौका दिया, जहां हम अपनी जिंदगी का एक, कह सकते हैं, अच्छा वाला एडिटेड वर्जन दिखाते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन इसकी कीमत भी थी। क्या कीमत? हमारी जानकारी। हाँ। हमने अनजाने में अपनी निजी जानकारी, अपना ध्यान, ये सब देना शुरू कर दिया, दोस्तों से जुड़े रहने की सुविधा के बदले में। सही। और फेसबुक ने इसी जानकारी का इस्तेमाल किया हमें और सटीक विज्ञापन दिखाने के लिए। फिर ट्विटर आया, छोटे अपडेट्स। हाँ, माइक्रो ब्लॉगिंग। और उसके फॉलोअर सिस्टम ने एक नई चीज पैदा की, माइक्रोफेम। मतलब अब कोई भी थोड़ा बहुत फेमस हो सकता है, अपना एक दर्शक वर्ग बना सकता है। बिल्कुल। और फिर स्मार्टफोन आ गया। उसने तो जैसे इस पूरी आग में घी डाल दिया। चौथा स्क्रीन हमारी जेब में, हमेशा चालू। हाँ, और इसने इंस्टाग्राम जैसे ऐप्स को बहुत बढ़ावा दिया जो पूरी तरह तस्वीरों पर थे। सेल्फी। हाँ, सेल्फी का चलन, अपनी जिंदगी को तस्वीरों में बताना, उसे परफेक्ट दिखाना। और फिर वो लाइक्स का खेल। ये अपनी पहचान बनाने का जरिया भी बना और एक तरह का दबाव भी, दूसरों से तुलना का। बिल्कुल। और जब ध्यान खींचने की होड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई तो फिर बज़फीड जैसी साइट्स आईं, जिनका तो मकसद ही यही था कि ऐसी चीजें बनाओ जो लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हाँ, लिस्ट, क्विज, चौंकाने वाली खबरें, कुछ भी जो वायरल हो सके। वेब पर ऐसी सामग्री की जैसे बाढ़ आ गई। और विज्ञापन, वो और भी ज्यादा चालाक होते गए। हमारी हर ऑनलाइन हरकत पर नजर रखने लगे। कभी कभी तो लगता था कि ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, मतलब डरावना सा। लेकिन इस सारे शोर के बीच क्या कुछ अलग भी हो रहा था, जैसे नेटफ्लिक्स, HBO। हाँ, वो एक दिलचस्प मोड़ था। उन्होंने बिना विज्ञापन के बढ़िया क्वालिटी वाले शो पेश किए। और लोग घंटों तक एक ही शो देखने लगे, बिंज वॉचिंग। बिल्कुल। ये वेब के उस बिखरे हुए छोटे छोटे हिस्सों में बटे ध्यान से बिल्कुल उल्टा था। ये गहरा अनुभव था, कहानी में डूब जाने वाला। तो ये भी दिखाता है कि शायद लंबे गहरे ध्यान की भी एक भूख है लोगों में। हाँ बिल्कुल। और फिर एप्पल ने भी एक कदम उठाया,
अपने फोन पर विज्ञापन ब्लॉक करने की सुविधा दी। हाँ, उन्होंने कहा कि ये ट्रैकिंग और विज्ञापन यूजर के अनुभव को खराब कर रहे हैं। जी, तो ये सब आखिर में लड़ाई किस चीज की है? हमारे ध्यान की, हमारे अटेंशन की। कौन हमारा ध्यान खींचता है और उसकी कीमत क्या है? बिल्कुल। सोचिए, पहले निजी और सार्वजनिक जीवन में एक तरह की सीमा होती थी। कुछ वक्त, कुछ जगह थी जहां ये बाजार का दखल नहीं था। अब वो सब धुंधला गया है। हाँ, वो रेखा बहुत धुंधली हो गई है। हमें ये सोचने की जरूरत है कि क्या हम हर वक्त, हर जगह इन व्यावसायिक चीजों से घिरे रहना चाहते हैं? तो क्या हमें कोशिश करनी चाहिए अपने ध्यान को, अपनी सोच को वापस पाने की, उन पलों को बचाने की जहां हम बस अपने साथ हों या अपनों के साथ, बिना स्क्रीन के? हाँ, ये सवाल अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गए हैं। तो ये थी हमारी आज की बातचीत का एक मोटा मोटा सार। हमने देखा कि कैसे इंटरनेट के वो शुरुआती आदर्श थे और कैसे हम आज की इस अटेंशन इकोनॉमी तक पहुंचे, जहां हमारा ध्यान ही सबसे कीमती चीज बन गया है। बिल्कुल। उम्मीद है कि ये चर्चा श्रोताओं को सोचने पर मजबूर करेगी कि हम अपना ध्यान कहाँ और कैसे लगा रहे हैं। श्रोताओं को ये विश्लेषण कैसा लगा? क्या ये उनके लिए उपयोगी था? अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताएं, और ये भी कि इसे और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है।